Good morning, dear student. Dear student, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था। हमने ये भी देख लिया था कि सोलेनोइड क्या होता है और सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड भी हमने निकाल लिया था। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ की मदद से निकाला था। आज हम सोलेनोइड के केस में ही मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन बायो-सेवर्ट्स लॉ की मदद से हम वहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनोइड बाय बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ हम पढ़ ही चुके हैं, जो कि किसी भी तरह के करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लीकेबल है। लेकिन एम्पियर सर्कुलर लॉ मेनली सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही हम उसको यूज करते हैं। बायो-सेवर्ट्स लॉ चाहे सिमेट्रिक हो चाहे नॉन सिमेट्रिक हो, हर जगह हम इसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सोलेनोइड है और वो जो सोलेनोइड है उसकी L लेंथ है उसकी L। ये एक सोलेनोइड है और इस सोलेनोइड की लेंथ है L और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। उस करंट के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। L लेंथ है इसकी और ये हो गया है इसका एक्सिस। ये जो लाइन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस सोलेनोइड। अब इस एक्सिस या इस एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे हमें एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए कि आपने यहाँ एक पॉइंट P मान लिया है और इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसकी मदद से निकालेंगे? बायो-सेवर्ट्स लॉ की मदद से। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ में सबसे पहले हम एक स्मॉल रीजन के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर टोटल के निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। यहाँ इस सोलेनोइड में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इस n नंबर ऑफ टर्न्स में से I करंट फ्लो हो रहा है। हर टर्न में से I करंट फ्लो होता है, तो n टर्न्स में से NI करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बना देता हूँ। यहाँ देखिए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है और ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया है। इसकी लेंथ थी L। ये इसका था एक्सियल लाइन, एक ऐसी लाइन जो इसके दोनों एंड से पास हो रही हो, उसका हम नाम देंगे एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन के इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे आप एक स्मॉल रीजन मानिए जिसकी थिकनेस है dx। ये एक सर्कुलर रीजन माना और इस सर्कुलर रीजन की हमने थिकनेस मानी dx। यहां n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, सॉरी। तो इस dx लेंथ में कितने मिलेंगे? नाउ n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस लेंथ dx में कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ टर्न
इन लेंथ dx, दिस इज इक्वल्स टू n dx। अब ये सर्कुलर रीजन है और इस सर्कुलर रीजन की इससे डिस्टेंस हमने मानी x। ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन और इसके बीच की डिस्टेंस, ये हमने x मान ली। और ये जो सोलेनोइड है ये सर्कुलर कोयल या सर्कुलर वायर से बना है, तो उस सर्कुलर वायर की कुछ ना कुछ तो रेडियस बनेगी। वो रेडियस हमने मान ली है, रेडियस है a। ये जो रेडियस आई दिस इज द a। जैसे यहां अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये जो बनेगा ये रेडियस a है। ये जो डिस्टेंस आई दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये भी एक सर्कुलर रीजन है, बस इसकी थिकनेस dx है। आप एक सर्कुलर कोयल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड था, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कोयल। वो मैग्नेटिक फील्ड था dB इक्वल्स टू म्यू नोट I a स्क्वेयर अपॉन 2a स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर 3/2। ये तब था जब सर्कुलर कोयल एक थी, मतलब हमारे पास केवल एक ही टर्न था, तब उस केस में हमने ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था। अब की बार हमारे पास इस सर्कुलर रीजन dx में ndx नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एक टर्न के कारण इतना, ndx टर्न के कारण कितना, मल्टीप्लाई करा दो। नाउ इन थिकनेस dx we have ndx number of turns. So magnetic field due to these turns is, so magnetic field due to these turns is, ये जो एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड था उसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए नंबर ऑफ टर्न्स से। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गया है। अब यहां से हमें वैल्यूज कुछ पुट करनी होंगी। मान लो ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। यहां से हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू, पुट x इक्वल्स टू, देखिए ये तो सिर्फ इसका आया है, इस रीजन का आया है, हमें निकालना तो यहां से और यहां तक है। तो हम पहले यहां क्या करेंगे कि आप लिमिट पुट करिए, पुट x इक्वल्स टू a कोट थीटा, जैसा मैथमेटिक्स में आप ट्रिग्नोमेट्री में करते होंगे वैसे ही, या डिफ्रेंसिएशन में भी आप पढ़ते हैं x इक्वल्स टू a tan a कोट थीटा। यहाँ से आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए इसका x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बनेगा माइनस a कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। dx हमारे पास यहाँ से आया माइनस a कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये dx की वैल्यू आ गई है, यहाँ पुट करनी है, साथ में x की जगह ये पुट करना है, वैल्यू पुट करिए। dB इक्वल्स टू म्यू नोट I a स्क्वायर, dx की जगह पुट करेंगे माइनस और n भी रह गया है साथ, माइनस a कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 a स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, प्लस x की जगह पुट करेंगे a कोट थीटा, तो इसका भी स्क्वायर आ गया, और ये 3/2।
यहां से आप देखिए माइनस म्यू नोट आई एन ए क्यूब, ए यहां है, ए स्क्वेयर यहां है, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा अपॉन 2, ए स्क्वेयर को हम बाहर लेंगे तो यहाँ स्क्वेयर ये 1/2 से ये पावर 2 कट जाएगी, हमारे पास ए क्यूब बचेगा और अंदर बचा 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा और इसकी पावर 3/2। 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा है, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा होता है। सो माइनस म्यू नोट एन आई ए क्यूब अपॉन 2, ए क्यूब ये है, ए क्यूब ये है, दोनों को कैंसिल आउट कर दो। सो माइनस म्यू नोट एन आई अपॉन 2 और ये बना कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा बनेगा, इसकी जगह हम लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, लेकिन पावर ऊपर कितनी 3/2। सो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास कोसिकेंट क्यूब थीटा और ऊपर है कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा और ये डी थीटा, ये कैंसिल आउट। यहाँ से बचा माइनस म्यू नोट एन आई डी थीटा अपॉन 2 कोसिकेंट थीटा। 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा साइन थीटा होता है। सो यहाँ से हम पुट करेंगे माइनस म्यू नोट एन आई और साइन थीटा डी थीटा अपॉन 2। ये वो मैग्नेटिक फील्ड आया है, किसके कारण आया है, ये इस थिकनेस dx में जितने नंबर ऑफ टर्न्स थे उन नंबर ऑफ टर्न्स में से जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट के कारण हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया dB और इसको हमने लिखा माइनस म्यू नोट एन आई अपॉन 2 साइन थीटा डी थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आया। अब यहां से आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अगर टोटल का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो। अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जब आपने इस सर्कुलर रीजन के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला पॉइंट P पे तो इसको मिलाया और ये एंगल आया थीटा। जब आप इन एंड्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आपके इनिशियल और फाइनल एंड्स ये हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों एंड्स कितना एंगल सबटेंड करेंगे एट दिस पॉइंट P। तो यहां से जब आप इनको मिलाओगे तो ये जो एंगल आएगा ये एंगल आया, इसका हमने नाम दे दिया है θ1 और ये जो एंड सबटेंड करेगा इसका हमने नाम दे दिया है θ2। दिस एंगल इज θ2 डैश नाम दे दीजिए आप, θ2 डैश और ये है θ1। तो यहाँ पे आप इनिशियल इसको मान लीजिए, फाइनल इसको, इनिशियल ने एंगल बनाया θ1, फाइनल ने बनाया θ2 डैश। सो देखिए अब यहाँ पे आप देखिए दूसरा, ये जो एंगल बना ये तो है θ2 डैश यहाँ तक। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं तो ये 180 बनेगा। 180 में से θ2 डैश हमने हटा दिया तो ये जो एंगल आया ये एंगल आएगा 180 माइनस θ2 डैश और इसको हमने नाम दे दिया θ2। 180 माइनस θ2 डैश सिर्फ ये एंगल और इसको पूरे का नाम दिया हमने θ2, लेकिन ये बाद में यूज करेंगे आप देखिए। सो टोटल के लिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया और इंटीग्रेशन किया तो ये बना हमारे पास म्यू नोट एन आई अपॉन 2 इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा और लिमिट है यहाँ से θ1 टू θ2 डैश, θ2 डैश। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा
माइनस कोस, ध्यान रखना ये बहुत बार मिस्टेक होती है, और हमने माइनस साइन यहाँ से छोड़ दिया है, तो ये माइनस म्यू नोट एन आई अपॉन 2 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, सो कोस थीटा, और लिमिट है इसकी थीटा 1 से थीटा 2 डैश। लिमिट पुट करिए यहाँ पे, dB की जगह आएगा आपकी बार B, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नोट एन आई अपॉन 2 और कोस थीटा 2 डैश माइनस कोस थीटा 1, ये आ गया है। अब यहाँ से जो थीटा 2 डैश है उसको मैंने बताया था, यहाँ पे आप देखिए ये जो एंगल आ रहा है ये एंगल बनेगा थीटा 2, और थीटा 2 इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा 2 डैश। सो यहाँ से हमने इस थीटा 2 डैश की जगह कर दिया है 180 माइनस थीटा 2, या इसको ऐसा करिए, ये जो थीटा 2 डैश है इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये हमने थीटा 2 मान लिया, ये थीटा 2 डैश था, थीटा 2 डैश को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस थीटा 2, 180 माइनस थीटा 2। सो थीटा 2 डैश की जगह हम लिखेंगे, नाउ भाई हमें ये तो पता है कि थीटा 2 डैश प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 180 है, ये तो बात हमें पता ही है, बस यहाँ से थीटा 2 डैश की वैल्यू पुट करनी है, थीटा 2 डैश इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा 2। ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो म्यू नोट एन आई अपॉन 2 कोस 180 माइनस थीटा 2, और साथ में था माइनस कोस थीटा 1। अब यहाँ से B इक्वल्स टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2 और साथ में कोस 180 माइनस थीटा 2, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें कोस नेगेटिव तो माइनस कोस थीटा 2 और ये माइनस कोस थीटा 1। अगर मैं माइनस को बाहर ले लूँ तो B इक्वल्स टू माइनस म्यू नोट एन आई अपॉन 2 कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1। कहने का मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आया और मैं सिर्फ इसकी वैल्यू रखूँ तो ये माइनस साइन हम हटा दें और ये बनेगा म्यू नोट आई अपॉन 2 कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट सोलेनोइड हुज लेंथ इज L। क्या किया, एक सोलेनोइड लिया जिसकी L लेंथ थी, उसके एक्सियल लाइन पे कोई भी एक पॉइंट P मान लिया, कहीं भी मान सकते हो, उस पॉइंट P पे हमने सबसे पहले एक स्मॉल रीजन में कितना करंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, फिर टोटल सोलेनोइड में कितना करंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। हमने ये स्मॉल रीजन माना dx, इस dx में कितना करंट है, अगर एक टर्न में I करंट है तो 2 टर्न में 2I होगा, 3 में 3I होगा। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ टर्न्स देखे, इस dx में नंबर ऑफ टर्न्स है ndx, करंट आएगा, एक में I था तो इसमें आएगा INDX। इस करंट के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आया है ये। उसके बाद हमने यहाँ लिमिट पुट की x इक्वल्स टू a कोट थीटा और ये सब वैल्यू पुट करते हुए हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये हमारे पास एंगल के टर्म में हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया। आप यहाँ से एंगल ना भी पुट करते तो भी आप इंटीग्रेशन कर सकते थे। इंटीग्रेशन यहाँ हमारे पास dx मतलब लेंथ की टर्म में था और यहाँ एंगल की टर्म में, तो यहाँ लिमिट लेंथ की बनती, यहाँ लिमिट एंगल्स की बनी है। यहाँ लिमिट बनती अगर ये L है पूरी लेंथ
तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता L/2, L/2, ये माइनस का L/2, ये प्लस का L/2, फाइनल माइनस इनिशियल, अब भी लेंथ L ही आ रही है, L/2 माइनस माइनस L/2, तो ये L ही बनेगी। तो यहां से आप इंटीग्रेशन माइनस L/2 टू प्लस L/2 भी कर सकते हैं, फिर आपको ये एंगल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आप ऐसा मैथमेटिक्स में ऐसा सोल्व किया भी होगा आपने, जब आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तब। खैर छोड़िए, यहाँ हमने एंगल्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया, उसके बाद इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। ये एक फाइनाइट सोलेनोइड का केस था, उस केस में हमारे पास इतना मैग्नेटिक फील्ड आया। अब बात करें इनफाइनाइट सोलेनोइड की, तो इनफाइनाइट सोलेनोइड में क्या होगा? इनफाइनाइट सोलेनोइड के केस में हमें कोई भी एंड पता नहीं होगा, हमें ना ये एंड पता है ना ये एंड पता है। जैसे जैसे ये एंड दूर होते हुए जाएंगे, वैसे वैसे ये लाइन बिल्कुल इसके अलोंग होती हुई चली जाएगी, और जैसे जैसे ये एंड भी दूर होता हुआ जाएगा, ये लाइन भी इसके अलोंग होती हुई चली जाएगी। अलोंग होने का मतलब ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। तो जब ये जैसे जैसे ये लाइन यहाँ से ऐसे चली जाएगी, अब तो ऐसे है, फिर ऐसे चली जाएगी अगर इनफाइनाइट है, और ऐसे अगर गई तो दोनों के बीच में जो एंगल बना वो 0 बनेगा। सिमिलरली यहाँ भी θ2 बन रहा है, यहाँ जो एंगल है ये θ2 है अब, लेकिन अगर इनफाइनाइट कर दिया तो धीरे धीरे ये लाइन भी ऐसे चली जाएगी। तो θ2 से एंगल 0 की तरफ बढ़ रहा है, और इनफाइनाइट लेंथ है तो वहाँ एंगल हम 0 मानेंगे। θ1 भी 0 और θ2 भी हमारे पास बनेगा 0। तो यहाँ जो θ1 और θ2 है उसकी जगह जब हम लिखेंगे तो इस इनफाइनाइट सोलेनोइड के केस में θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये एंगल 0 डिग्री आया, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए μ0Ni/2 cos θ2 0, cos 0 1 प्लस cos 0 1, 1 + 1 2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, μ0Ni। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ इनफाइनाइट सोलेनोइड, और इसको हम कल निकाल भी चुके हैं, यही रिजल्ट था μ0Ni। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बायो-सेवर्ट्स लॉ की मदद से हमने ये सब काम करना पड़ा, तब जाके हम यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन एम्पियर सर्कुटल लॉ में बहुत इजीली हमने इसको निकाल दिया था। अब ये तो इनफाइनाइट सोलेनोइड था, और इस इनफाइनाइट सोलेनोइड के एक्सियल लाइन पे आपने कोई भी पॉइंट चूज कर लिया है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि आपके पास इस इनफाइनाइट सोलेनोइड के एक एंड पे आपने वो पॉइंट चूज कर लिया है जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये तो था एक्सियल लाइन पे इनसाइड द सोलेनोइड। अगर जैसे ही हम एंड्स की बात करेंगे तो एंड्स पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? आउटसाइड में तो 0 था, इनसाइड में μ0Ni है। एट द एंड्स ऑफ सोलेनोइड वो कितना मिलेगा आप देखिए, एट एंड ऑफ इनफाइनाइट सोलेनोइड। तो इस इनफाइनाइट सोलेनोइड में से दोनों एंड्स वैसे तो इनफाइनाइट है, लेकिन एक एंड पे हमें वो पॉइंट चूज करना है। अब यहाँ हम ये तो नहीं कह सकते कि ये वो एंड है, क्योंकि अगर एंड ऐसे पता चल गया इसका मतलब वो इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट तो बहुत दूर, जिसका पता ही नहीं हो कि कहाँ तक उसकी लेंथ है। लेकिन आप सोचिए, इमेजिनेशन करिए कि अगर मैं इस पॉइंट P को यहाँ ले आऊँ तो ये जो पॉइंट धीरे धीरे ऐसे आता हुआ जाएगा, और इस पॉइंट पे ये यहाँ आ गया। अब मुझे बताइए, ये जो एंगल बन रहा है क्या ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है?
अगर ये पॉइंट एंड पे आ गया है, एक एंड पे आ गया है, जिस एंड पे आया उस एंड पे एंगल 90 डिग्री बनेगा, और दूसरे एंड पे वो तो इनफाइनाइट पे है तो उसके लिए बनेगा 0। इनफाइनाइट के केस में दोनों एंगल 0 थे, लेकिन अगर इनफाइनाइट सोलेनोइड है और उसके एक एंड पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या आप ये मान लीजिए सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक एंड तो हमें पता है, एक एंड हमें नहीं पता। जो एंड पता है उस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लो ये एंड पता है, इस एंड पे वो पॉइंट P मान लिया और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस एंड पे देखिए जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, मतलब θ2 आ गया 90 डिग्री। सो इस केस में θ2 आया हमारे पास 90 डिग्री, और इसको मैं लिख सकता हूं सेमी इनफाइनाइट। θ1 कितना बनेगा भाई? ये एंड तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, और इनफाइनाइट पे हो तो एंगल 0 डिग्री बनता है, यहाँ भी एंगल 0 ही बनेगा, तो θ1 0 डिग्री ही रहेगा। अब यहाँ से आप देखिए B = μ0 Ni अपॉन 2 और cos θ2 प्लस cos θ1। θ2 90, cos 90 0, cos 0 1, तो ये टर्म तो 0 बनी, ये बनेगी 1। तो यहाँ पे आया μ0 Ni अपॉन 2, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। डेरिवेशन इसका कराते बहुत कम है, लेकिन यहाँ मैंने ये कराया तो इसको मैंने बता दिया है। अदरवाइज यही लिखा मिलेगा कि इसके एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni अपॉन 2, मतलब आधा होगा इनसाइड से। इनसाइड में μ0 Ni था, एंड्स पे इससे आधा है। ये कैसे आया है वो मैं आपको बता चुका हूँ, सो इसको ध्यान रखना। सो ये था एक फाइनाइट और इनफाइनाइट सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने निकाला है बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट्स लॉ। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें इस मैग्नेटिक फील्ड को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए। यहां हम इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डिस्टेंस के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां ले लिया है और ये हमने डिस्टेंस ले ली है। L लेंथ थी, इसका मतलब ये 0 पोजीशन है। ओरिजिन से L/2 इधर बच गया है और -L/2 इधर बच गया है। अब भी लेंथ L ही है उसकी, लेकिन जब तक वो L/2 से कम रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये दोनों एंड्स हैं, इन दोनों एंड से अंदर जब तक हम रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा μ0 Ni। जैसे ही एंड्स पे पहुंचेंगे इस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का आधा हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कैसे होगा आप देखिए, जब तक एंड से अंदर हैं जब तक तो बनेगा ये, और जैसे ही एंड्स पे पहुंचेंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गया है और ये आधा डिक्रीज होगा। यहाँ अगर μ0 Ni है तो जैसे ही एंड्स पे पहुंचेंगे μ0 Ni का हाफ हो जाएगा, और फिर आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 होगा, या ये कह सकते हैं कि बहुत वीक, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो ये केस तब था जब हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ की मदद से इस मैग्नेटिक फील्ड को निकाला। ये L/2 पे, -L/2 पे और ये +L/2 पे। सो इस मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आप लेंथ के साथ दिखा सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड आधा होगा इनसाइड के मैग्नेटिक फील्ड से। तो पहले यहाँ था, इससे आधी डिस्टेंस पे हम ले आए। यहाँ μ0 Ni है, यहाँ मान लो μ0 Ni, तो यहाँ बनेगा μ0
Ni/2। इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनोइड के केस में फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो बायो-सेवर्ट्स लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल कह लीजिए उसको, या उसको हम टॉपिक का नाम भी दे सकते हैं, और वो क्या है कि हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के केस में हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। आज हम एक लॉन्ग सिलेंडर के केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब वायर और सिलेंडर में डिफरेंस क्या है? इतना ही डिफरेंस है कि वायर की थिकनेस बहुत कम होती है, तो हम केवल आउटसाइड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। लेकिन अगर सिलेंडर नाम दे दिया है तो हमें इनसाइड में भी निकालना पड़ेगा और आउटसाइड में भी निकालना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 4.8। एग्जाम्पल 4.8। बाकी बुक में ये टॉपिक दे रखा है, एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया था। कहता है फिगर शोज ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन whose radius is a carrying a steady current I and current I is uniformly distributed across this cross section। मतलब हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर की रेडियस है a। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, हमें इसके एंड्स का नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम ऐसे इसको दिखा देते हैं ताकि आपको इजीली पता चल पाए। ये थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप में हो गया है। इसमें से करंट फ्लो करता है I, और वो I करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस सरफेस पे। जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उस पूरी सरफेस पे वो I करंट डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ इस वायर जिसकी रेडियस इसने बताई है A है, रेडियस इसकी कहता है A रेडियस है, तो इस वायर जिसकी रेडियस A, जिसके अंदर करंट आई, और इस करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। अब देखिए वायर की थिकनेस है अब की बार, तो यहाँ ये अंदर भी कुछ रीजन बन रहा है और बाहर तो था ही था, तो हमें इनसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और आउटसाइड में भी निकालना है। अगर हम आउटसाइड रीजन की बात करें तो मान लो आउटसाइड में आपने ये एक पॉइंट मान लिया और इस पॉइंट का नाम दिया हमने P। इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो देखिए सबसे पहले हम केस करेंगे आउटसाइड द वायर इन आउटसाइड रीजन। तो आउटसाइड रीजन में पॉइंट P मान लिया, P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बायो-सेवर्ट्स लॉ की मदद से निकालेंगे क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो सिमेट्री बन रही है, तो हम बायो-सेवर्ट्स लॉ यहाँ अप्लाई करेंगे। बायो-सेवर्ट्स लॉ था हमारे पास B.dl क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। अब यहां सबसे पहले मैंने कहा था कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे आप एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। और उस लूप की रेडियस हमने मानी r है, ये है रेडियस, स्मॉल r हमने इसकी रेडियस मान ली है। तो यहां पे आप देखिए इस सर्कुलर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल रहेगा अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं आज। मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है और उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कि ये वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में।
तो यहां पे इस वायर से आपने एक पॉइंट चूज कर लिया r डिस्टेंस पे, और वो पॉइंट है यहां वो पॉइंट है P, जिसकी डिस्टेंस r है वायर से। इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले इस पॉइंट P पे हम एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। ये जो येलो वायर आपको दिख रही है वो एम्पीरियन लूप है। इस एम्पीरियन लूप पे वो पॉइंट है। अब उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वायर में करंट फ्लो करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, आप देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है तो थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रोटेट कराएंगे। फिंगर्स इसी एम्पीरियन लूप के अलोंग जा रही हैं। अलोंग मतलब टेंजेंशियल जा रही हैं। अगर फिंगर्स टेंजेंशियल तो मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल ही होगा। आप देखिए कुछ इस तरह से जा रही है, टेंजेंशियल जा रही है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो टेंजेंशियल होगा। टेंजेंशियल का मतलब ये वायर है, ये पेन को हमने वायर माना है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और कुछ इस तरह से टेंजेंशियल जा रहा है। जो मैंने फिंगर्स दिखाई है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में हम DL मानेंगे। तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, तो डॉट तो हट ही गया है सीधा, तो ये बना BDL म्यू नोट I इनक्लोज। क्या इस एम्पीरियन लूप के अंदर नहीं आ गया है ये सिलेंडर, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, तो इस लूप के अंदर सारा करंट I इनक्लोज्ड है, मतलब I करंट ही बना हमारे पास I इनक्लोज्ड आउटसाइड रीजन में। तो ये हमने राइट साइड को सोल्व कर दिया, लेफ्ट साइड बचती है। लेफ्ट में B को बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, क्योंकि B एम्पीरियन लूप पे कांस्टेंट है, म्यू नोट I। DL क्या आएगी? DL वो स्मॉल करंट एलिमेंट था, ये एम्पीरियन लूप पे हमने चूज किया। टोटल लेंथ कितनी है एम्पीरियन लूप की? R रेडियस है, तो इसकी लेंथ बनेगी 2 पाई R। तो यहाँ DL की जगह हम लिखेंगे 2 पाई R इक्वल्स टू म्यू नोट I। B इक्वल्स टू म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R। ये आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं पहले वैसे, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा बता दिया। अब इनसाइड में हमें निकालना है, और इनसाइड में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि इनसाइड में कैसे निकालेंगे। इनसाइड में निकालने के लिए हमें पॉइंट भी इनसाइड में ही चूज करना पड़ेगा। सो मान लो यहां मैं इसको बना देता हूं, ये इनफाइनाइट वायर है, इसकी रेडियस है A। यहाँ ये पॉइंट आपने अब की बार इनसाइड रीजन में P माना, और इस P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट फ्लो हो रहा है I। ध्यान रखना I करंट इस पूरी सरफेस में से जा रहा है, केवल इस लाइन के अलोंग नहीं है। ये तो सेंट्रल थी इसलिए मैंने इसके अलोंग बता दिया, वरना पूरी सरफेस के ऊपर से जा रहा है करंट I। इसमें ये पूरी सरफेस इसके अंदर लाई कर रही थी, तो टोटल करंट भी इसके अंदर ही आ गया है। जितना करंट था वो सब करंट इस लूप के अंदर आया, इसीलिए हमने टोटल करंट को ही I इनक्लोज बता दिया। लेकिन यहाँ इसमें चेंज आएगा। यहाँ आपने एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, और इसकी रेडियस आपने मान ली स्मॉल r। स्मॉल r इज द रेडियस। इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट दोनों टेंजेंशियल, तो दोनों से एंगल तो हट ही जाएगा। B डॉट DL म्यू नोट I इनक्लोज्ड, डॉट हट गया तो यहाँ बचा हमारे पास BDL इक्वल्स टू म्यू नोट I इनक्लोज्ड। B कांस्टेंट एम्पीरियन लूप पे बाहर निकाल सकते हैं, B
क्लोज लाइन इंटीग्रल dl म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। यहां पे अब आप देखिए b dl कितना है, इस एम्पीरियन लूप की टोटल लेंथ कितनी, स्मॉल रेडियस या सॉरी रेडियस है स्मॉल r, तो टोटल लेंथ बनेगी 2 पाई r। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहां भी स्मॉल r ली थी, यहां भी स्मॉल r ली, वो तो वैसे हमने ले ली है, लेकिन रेडियस यहां ज़्यादा थी, यहां रेडियस कम है। सो b इंटू 2 पाई r म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब हमने लेफ्ट रीजन तो सोल्व कर दिया, राइट करना है। राइट में क्या करना है, जो आई इनक्लोज है उसकी वैल्यू क्या रखेंगे। आप देखिए क्या जो आई करंट है, टोटल करंट आई, वो पाई ए स्क्वायर एरिया में से फ्लो नहीं कर रहा है। इस वायर का एरिया है पाई ए स्क्वायर, क्योंकि ए है रेडियस, तो पाई ए स्क्वायर, इस पाई ए स्क्वायर में से आई करंट फ्लो किया, यूनिट में से करेगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। ये रेडियस एरिया कितना बनेगा, रेडियस स्मॉल आर है, एरिया बना पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एरिया में से करंट आएगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, आई इनक्लोज आ गया है इनसाइड दिस एम्पीरियन लूप, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बस आई इनक्लोज की वैल्यू ये पुट करनी है हमें। वैल्यू पुट करिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से देखिए इस आर से ये आर कैंसिल आउट, बी हमारे पास आएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर अपॉन, ये 2 पाई इसके नीचे जाएगा और साथ में ए स्क्वायर बच गया है ये। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ए नहीं लेंगे, ए तो कांस्टेंट है, जितनी रेडियस है उतनी ही रहेगी, लेकिन आर चेंज करा सकते हैं। जैसे पहले आर इतना बड़ा था, अब आर छोटा सा लिया, और ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो हम आर के साथ वेरिएशन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ ग्राफ में, तो आप देखिए इस तरफ तो बी आ गया है और इस तरफ मान लीजिए आर है। जब तक हम इस वायर के अंदर रहेंगे तो अंदर के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बस यही वेरिएशन हमें दिखाना है। मान लो यहाँ इस पॉइंट पे आके हम सरफेस पे आ गए हैं, कहने का मतलब r इक्वल्स टू ए। जब तक इस r इक्वल्स टू ए से हम कम डिस्टेंस पे रहेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में रहेंगे, जब तक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, क्योंकि इनसाइड रीजन में अभी हम मूव कर रहे हैं और इनसाइड में b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। लेकिन जैसे ही इस r इक्वल्स टू ए से बड़े रीजन में जाएंगे, मतलब आउटसाइड दी वायर जाएंगे, वहां b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये ग्राफ हमारे पास आएगा। इनवर्सली का मतलब जैसे जैसे r बढ़ाएंगे b डिक्रीज होता हुआ जाएगा और यहाँ b डिक्रीज ही हो रहा है। सो इस तरह से आप वायर, पहले जो हमने किया था वो ऐसी वायर थी जिसकी थिकनेस बहुत बहुत कम थी, तो अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाला था, सिर्फ बाहर निकाला था और बाहर इतना ही आया था। आज जो वायर हमने पढ़ी है उसको हम सिलेंडर का नाम दे सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर की कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, तो उसके अंदर का भी रीजन बना, बाहर का भी रीजन बना। तो यहाँ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ये थी कि हमें आउटसाइड के साथ साथ इनसाइड में भी, अंदर वाले रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ा, लेकिन निकाला है बायो-सेवर्ट्स लॉ की मदद से।
सो इस तरह से आप एक सोलेनोइड या एक इनफाइनाइट वायर के केस में या इनफाइनाइट सिलेंडर के केस में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसको करिए अच्छे से, और ये इम्पोर्टेंट है। बहुत कम कराते हैं इसको, बहुत कम क्या कराते ही नहीं है +2 में, लेकिन फिर भी मैंने ये करा दिया है, तो इसको आप अपने नोट्स में या फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।